यह एक टाइफून क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसका वेट 48,000 टन है और इधर साइड में एक बहुत बड़ा शिप है जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 2,40,000 टन है। सोचने वाली बात है कि इतना हेवी शिप पानी पर आराम से तैरता है और सबमरीन इजीली पानी में जा सकती है, जबकि वजन में इसका 1/5 है। जब कोई भी बॉडी पानी में होती है तो पानी उस बॉडी को वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको बॉइंट फोर्स बोलते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, और पानी में यह दोनों ही फोर्स अवेलेबल रहते हैं। बॉइंट फोर्स को काम में लेते हुए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने बताया कि जब किसी बॉडी को पानी के अंदर डाला जाता है तो वह पानी को डिस्प्लेस करने लगेगी। अब इस बॉडी ने जितने पानी को डिस्प्लेस किया है उस पानी का वजन ऊपर लगने वाले बॉइंट फोर्स के बराबर होगा। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन अभी भी हमें कुछ भी समझ नहीं आया। अपने इस सबमरीन का वेट 48,000 टन है। जब यह पानी के ऊपर रहती है तो मानकर चलते हैं यह 40,000 पानी को डिस्प्लेस कर पाती है। अब यह 40,000 टन बराबर होगा ऊपर लगने वाले बॉइंट फोर्स के। कहने का मतलब 40,000 टन वाटर इस सबमरीन को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है जिसका फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कमेंट में जरूर से लिखिएगा। अब यदि ग्रेविटेशनल फोर्स बॉइंट फोर्स से ज्यादा हो गया तो सबमरीन डूब जाएगा। तो सिंपल सा काम करना है, जब सबमरीन पानी में जाने वाली होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाने के लिए वह अपने मास यानी वजन को बढ़ाने लगेगी, और वजन बढ़ाने के लिए सबमरीन के नीचे की तरफ टैंक बने रहते हैं जिनमें वह पानी भरने लग जाएगी, और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो सबमरीन नीचे जाने लग जाएगी। जो बड़े शिप होते हैं वह बहुत ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देते हैं जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स हावी नहीं हो पाता है और आराम से शिप पानी पर चलते हैं। टाइफून क्लास सबमरीन अभी तक रसिया के पास में ही है जिसकी पावर को अभी हम जानने वाले हैं। इस सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन को भी लॉन्च किया जा सकता है, और यह एक साथ में इतने वेपन कैरी करती है कि पूरी धरती को एक साथ में खत्म कर सकती है। यह सबमरीन 570 फीट लॉन्ग, 76 फीट वाइड और 38 फीट टॉल है। यदि किसी इंसान का इससे कंपैरिजन किया जाए तो कुछ ऐसा होगा। इस सबमरीन में 160 लोगों के लिए लिविंग फैसिलिटी अवेलेबल है, और यह 120 दिनों तक अंडर वाटर रह सकती है बिना बाहर आए। जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो होते हैं उनको 10 से 15 दिन में एक बार ऊपर आना ही पड़ता है, क्योंकि डीजल इंजन से एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा निकलता है जिसकी वजह से पानी में बबल्स क्रिएट होते हैं और इनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। इसलिए डीजल सबमरीन सरफेस पर आकर बैटरी चार्ज करती है और फिर वापस पानी में चली जाती है। जो सबमरीन आप देख रहे हो इसकी बाहर की बॉडी को हल बोलते हैं, लेकिन इस बाहर की बॉडी के अंदर टोटल 5 हल बने रहते हैं। साइड में 2 बड़े मेन प्रेशर हल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्टील के बने होते हैं, और हर एक हल 10 कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है, और इन कंपार्टमेंट में क्रू मेंबर के लिए स्लीपिंग रूम, किचन, बाथरूम, जिम जैसी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। पीछे की तरफ इंजन रूम होता है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहता है पावर जनरेशन और सबमरीन को आगे बढ़ाने के लिए। सबमरीन में आगे की तरफ टोरपीडो हल होता है जहां से मिसाइल, गोला बारूद को लॉन्च किया जाता है। टोरपीडो कंपार्टमेंट ऑटोमेटिक लॉन्चिंग करता है, जस्ट कंट्रोल रूम से सिग्नल देने की जरूरत है, और सबमरीन का कंट्रोल यूनिट इसके सेंटर पोर्शन में होता है जहां से क्रू मेंबर काम करते हैं। सबमरीन ड्राइविंग कंट्रोल, सबमरीन पानी में नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, सर्विसिंग वगैरह सभी यहीं से कंट्रोल होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, सबमरीन के बाहर देखने के लिए कोई भी विंडो नहीं होती है। सब कुछ इसके कंट्रोल रूम से सेंसर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सबमरीन एकदम बंद डिब्बे जैसा होता है जो पानी के साथ में कम से कम हलचल करता है। अंदर की चीजें अंदर, बाहर की चीजें बाहर। इसलिए इतने क्रू मेंबर को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर लगा रहता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें पानी में से ऑक्सीजन को निकाला जाता है। आपको पता है ओशियन अर्थ पर 50% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसलिए पानी के अंदर ऑक्सीजन तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसको पानी से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की जाती है। 2 ग्रेफाइट की रोड होती है अलग अलग चेंबर में। जब इनको डीसी सप्लाई दी जाती है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाली साइड से ऑक्सीजन रिलीज होगी और नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली साइड से हाइड्रोजन रिलीज होगी। इन दोनों गैसों को अलग अलग टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। ऑक्सीजन को पूरे सबमरीन में सप्लाई की जाती है इन पाइप के थ्रू, और हाइड्रोजन को बाहर छोड़ दिया जाता है। सबमरीन में पावरफुल इलेक्ट्रोलाइजर होता है जो 1 घंटे में 4000 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फिर भी ऑक्सीजन को पीरियोडिकली सप्लाई की जाती है।
हो सकता है कभी पावर फेलियर हो जाए और सिस्टम काम ना करे, इसलिए बैकअप के लिए क्लोरेट कैंडल्स लगे रहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, जिनको किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यह कैंडल स्टील के कैनिस्टर में बंद रहते हैं। कैंडल के बीच में आयरन का पाउडर भरा रहता है और साइड में सोडियम क्लोरेट। तो जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है इमरजेंसी कंडीशन में, तो आयरन पाउडर को जलाया जाता है, जिससे हीट जनरेट होती है और 600 डिग्री सेल्सियस पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है और ट्रेमेंडस अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में पावर जनरेशन और सबमरीन को आगे बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को काम में लिया जाता है, जिसमें एज ए फ्यूल यूरेनियम 235 को काम में लिया जाता है। यह रिएक्टर पानी के अंदर भी कंटिन्यूअसली पावर जनरेट कर सकता है, क्योंकि डीजल इंजन की तरह यह कोई भी एग्जॉस्ट बाहर नहीं छोड़ता है। यदि हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से इसका कंपैरिजन करें तो 50 लाख लीटर डीजल 4 केजी यूरेनियम के बराबर होता है। और इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को रीफ्यूलिंग के लिए बाहर आने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी टाइम इसमें इतना यूरेनियम भर दिया जाता है ताकि यह अगले 30 सालों तक कोई भी रीफ्यूलिंग करनी ही ना पड़े, क्योंकि यूरेनियम डीजल पेट्रोल जैसा नहीं है जिसकी बार बार रीफिलिंग की जा सके। अब दोस्तों, रिएक्टर के बारे में जानने से पहले अपने कोर्स का थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं। अब यार, यह तो सच है कि 3D एनिमेशन का जबरदस्त टाइम चल रहा है और इस टाइम का आप भी फायदा उठाना चाहते हो तो हमारी 3D कम्युनिटी में आपका मोस्ट वेलकम है। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। सबमरीन में 2 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगे रहते हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी ट्यूब होती है। इन ट्यूब के अंदर यूरेनियम के छोटे छोटे पैलेट्स को कुछ इस तरीके से सेट करके मेटल की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है और इन बहुत सारी ट्यूब से एक पूरा बंडल बना दिया जाता है फ्यूल का, और रिएक्टर में कुछ इस तरीके से इनको सेट कर दिया जाता है। जब रिएक्टर को स्टार्ट करना होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू की जाती है। जब एक यूरेनियम एटम पर न्यूट्रॉन को ऐड किया जाता है तो वह 2 यूरेनियम एटम में टूट जाता है और इस ब्रेक से न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी भी निकलती है। अब यह दोनों न्यूट्रॉन आगे के एटम पर अटैक करेंगे, जिससे फिर से आगे के एटम ब्रेक होते जाएंगे और एनर्जी भी निकलेगी और न्यूट्रॉन्स भी निकलते जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक चेन रिएक्शन होता है। एक यूरेनियम एटम को आग लगा दो, वह आगे के एटम को तोड़ता जाएगा और जबरदस्त एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन इस रिएक्टर में इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम एटम इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो यही रिएक्टर एक न्यूक्लियर बॉम्ब में बदल जाएगा और रिएक्टर तो छोड़ो, पूरे समंदर में तबाही मचा देगा। इसलिए इस चेन रिएक्शन को कैडमियम या ग्रेफाइट की रोड से कंट्रोल किया जाता है और यह रोड जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। यहाँ पर जो मेटल की ट्यूब है, इनके चारों तरफ पानी भर दिया जाता है। तो जब फ्यूजन प्रोसेस से एनर्जी निकलती है तो उससे पानी को गर्म किया जाता है और पानी को आगे की तरफ स्टीम जनरेटर के पास में भेजा जाता है। स्टीम जनरेटर में बहुत सारे यू शेप्ड ट्यूब लगे रहते हैं, जिनसे यह हीटेड वाटर फ्लो करता है और स्टीम जनरेटर के अंदर दूसरा पानी का सोर्स होता है। तो जब यह पानी रिएक्टर वाले पानी के कांटेक्ट में आएगा तो गर्म होकर स्टीम में बदलने लग जाएगा। एक रिएक्टर के पास में 3 स्टीम जनरेटर लगे रहते हैं और इन स्टीम जनरेटर से स्टीम को टरबाइन के पास में भेजा जाता है, जिससे टरबाइन रोटेट होते हैं। अब टरबाइन की पावर को डायरेक्ट प्रोपेलर को नहीं दिया जाता, क्योंकि टरबाइन्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में रोटेट करते हैं। तो इनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल गियर बॉक्स लगा रहता है और इस गियर बॉक्स से पावर जाती है प्रोपेलर के पास में, जो सबमरीन को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो यह अपनी रेडियो एक्टिविटी से बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए रिएक्टर को कम्प्लीटली पैक किया जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन बहुत सारे वेपन कैरी कर सकती है। यह सबमरीन मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है और मिसाइल सिस्टम सबमरीन के दोनों मेन प्रेशराइज्ड हल के बीच में होता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि रॉकेट इंजन को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है, तो यह पानी में नहीं चल सकता। फिर सबमरीन से मिसाइल कैसे लॉन्च की जाती है? जब मिसाइल को लॉन्च करना होता है तो उसका कैप ओपन होता है और इस कैप के नीचे लॉन्च ट्यूब होती है। लॉन्च ट्यूब भी एकदम पैक्ड रहती है ताकि उसमें पानी ना चला जाए। इन मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कंप्रेसर टैंक लगे रहते हैं। तो जब मिसाइल को लॉन्च करना होता है तो कंप्रेसर टैंक लॉन्च ट्यूब के नीचे एयर को कंप्रेस करना शुरू कर देंगे। जब प्रेशर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ऊपर से सील ब्रेक हो जाएगी और यह एयर प्रेशर टैंक इस मिसाइल पर इतना फोर्स लगाते हैं कि मिसाइल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सबमरीन से लॉन्च होगी। यह प्रेशर इतना सफिशिएंट है कि मिसाइल को सरफेस तक पहुंचा देगा और जैसे ही मिसाइल सरफेस पर पहुंचेगी तो इसका फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा और टारगेट की तरफ बढ़ने लगेगी।
एक सबमरीन 400-500 मीटर या 800 मीटर तक पानी में जा सकती है। इससे ज़्यादा पानी की डेप्थ में ओशियन बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है सबमरीन पर, जिससे यह इतनी बड़ी बॉडी पिचक जाती है एक डिब्बे की तरह। इसलिए ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए सबमर्सिबल को काम में लिया जाता है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन में पावर जनरेशन कंटिन्यू चलती रहती है और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तरह इनको एक्स्ट्रा बैटरी और फ्यूल को कैरी नहीं करना पड़ता। इसी वजह से इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इनकी कॉस्ट डीजल इलेक्ट्रिक से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। सबमरीन से जुड़े बहुत सारे ऐसे फैक्ट के बारे में हमने इस वीडियो में बात की थी, तो एक बार इस वीडियो को भी जरूर से देखना। आप ज्वाइन बटन से हमारी मेंबरशिप ले सकते हो। हमारे सर्वाइवल के लिए हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।